हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का जो थ्योरी वाला पार्ट था, जो इम्पोर्टेंट आपका था, मोहर कोलम थ्योरी क्राइटेरिया, शेयर क्राइटेरिया, वो हम लोग डिस्कशन कर लिए। उससे जुड़े हुए जितने भी आपको फैक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें लास्ट क्लास तक में डिस्कशन हो गई हैं। अब आज से हम लोगों को स्टार्ट करना है टेस्ट के बारे में पढ़ना। और आपके सिलेबस में 3 तरीके के टेस्ट पढ़ने हैं आपको। एक आपका होगा डायरेक्ट शेयर टेस्ट, एक आपका है वेन शेयर टेस्ट, और एक आपका है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये 3 टेस्ट ही आपको सिर्फ सिलेबस में पढ़ने हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो टोटल जो आपको जो शेयर स्ट्रेंथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लैब टेस्ट में ये 3 और फील्ड टेस्ट में ये 3, टोटल 6 टेस्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ट्राईएक्सियल शेयर टेस्ट होता है, जो अनफॉर्चुनेटली आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ये बहुत लेंदी टेस्ट होता है। इसमें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम लोग एक्चुअल क्राइटेरिया साइट का जो है वो इस वाले टेस्ट में हम लोग निकालते हैं, और इसका जो रिजल्ट होता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ट्राईएक्सियल टेस्ट से पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अगर कोई टेस्ट है तो ट्राईएक्सियल टेस्ट ही है। तो ये वाला चीज़ होपफुली आप अभी डिप्लोमा में नहीं पढ़े हैं तो आप बीटेक में पढ़ेंगे इसके बारे में। और दूसरा कि जब आप एसएससी जेई वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ इसके अंदर से लेकिन क्वेश्चन रहेगा। अब आपके एसबीटी में नहीं है सिलेबस में तो आपको फिर बाद में अलग से इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मेन मेरा बताने का इतना सारा मकसद यही है कि इस टेस्ट को पढ़िएगा ज़रूर। अगर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में इस शेयर स्ट्रेंथ वाले ऑफ सॉइल से अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो आपको टेस्ट को तो सारे को पढ़ना है, लेकिन उसमें से आपको ट्राईएक्सियल टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, बाकी सारे टेस्ट जो है वो एक तो ईजी होते हैं, और दूसरा कि जैसे अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, ये आपको ट्राईएक्सियल टेस्ट का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो अल्टीमेटली आपको जब हम ये समझाएंगे तो हम आपको एक थोड़ा सा आइडिया देंगे ट्राईएक्सियल टेस्ट का, और उसमें क्या स्पेशल केस लगाए थे जो ये वाला टेस्ट हम लोगों का बन गया। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली जो अभी अपने सिलेबस में पढ़ना है वो डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़ना है, अनकन्फाइंड टेस्ट पढ़ना है, और वेन शेयर टेस्ट पढ़ना है। जो 3 रेड सेम टेस्ट दिखाए हुए हैं वो आपके सिलेबस से बाहर है। अब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालने के लिए एक तो सॉइल में आएगा शेयर स्ट्रेस, जो आपका एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से आएगा, जो आपका बिल्डिंग का लोड लगा उसके हिसाब से आपके सॉइल में कितना शेयर स्ट्रेस आ रहा है। ये तो आप एनालिटिकल मेथड से, मोहर सर्कल मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी उसको आप सीखे नहीं है वो टेक्निक, लेकिन वो आप समझिए कि आप उससे निकाल सकते हैं कि आप अपना प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालिएगा, मेजर प्रिंसिपल, माइनर प्रिंसिपल, और उसको आप प्लॉट कीजिएगा, एक सर्किल बनाइएगा। वो सर्किल आपको मोहर सर्किल कहलाएगा। उसमें जो आपका वैल्यू आएगा, जो आपका रेडियस आएगा सर्किल का, वो आपका शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। वो शेयर स्ट्रेस अगर आपके जो आप टेस्ट करते हैं उससे आपको एक चार्ट निकल के आता है। मान लीजिए आपके पास एक सिटी ए है, यहाँ का आप एक टेस्ट किए, एक बी के सिटी का टेस्ट किए, और एक सी सिटी के सॉइल का टेस्ट किए, तो सब जगह का जो चार्ट होगा, ये अगर मान लीजिए कि सब जगह सॉइल जो है वो C5 सॉइल है, मतलब कुछ कोहेजन भी है और बाकी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है, तो हर जगह अगर यही वाला डायग्राम बनता है, मान लेते तीनों जगह एक ही सॉइल है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो है ये सब जगह आपको सेम ही मिले। हो सकता है यहाँ 50 तक कोहेजन हो और यहाँ 150 तक हो सकता है यहाँ 20 पे कोहेजन हो या 80 तक हो। तो हर जगह का सॉइल जो है वो आपको अलग अलग स्ट्रेंथ देगा। तो अगर आपका सर्किल बना, मोहर सर्किल, और वो यहाँ पे आया, इसका मतलब है कि इस शहर का जो मिट्टी है इसमें जितना स्ट्रेस आ रहा है और इसमें जितना स्ट्रेंथ है सॉइल का, तो आपका जो लोड आ रहा है वो सेफ है, आप बना सकते हैं। अगर इस जगह पे आप मोहर सर्किल बनाए और वो कुछ ऐसे बना, फिर भी आप कहेंगे सेफ है कि अभी ये इसको टच नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ मोहर सर्किल बनाए और ऐसे बना, इसका मतलब है कि इस सिटी ए में जितने भी स्टोरी का, जितने भी लोड का, पी लोड का आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे वो अनसेफ है। इसका मतलब क्या है कि आपको या तो पी रिड्यूस करना होगा या तो सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। तो सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले टेक्निक से सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा सकते हैं तो पी को कम करेंगे। तभी आप सुनते हैं बहुत सारे छोटे छोटे शहर ऐसे होते हैं जहाँ G+4 स्टोरी, G+5 स्टोरी से ज़्यादा का बिल्डिंग अलाउड ही नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ होते हैं जहाँ बहुत हाई लेवल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। वहाँ का लॉजिक जो आप जनरल टर्म्स में सुनते हैं वो यही होता है कि वहाँ के सॉइल में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि इतना बड़ा बिल्डिंग को वो लोड बियर कर सके। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शेयर स्ट्रेंथ से आके जुड़ती हैं, बियरिंग कैपेसिटी से जुड़ती हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी तो आप अगले वाले यूनिट में पढ़िएगा कि एक सॉइल का अपना लोड बियर करने का भी कैपेसिटी होता है। जो आप अभी प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह पढ़ रहे हैं, आप जो वर्टिकली आप किसी भी चीज़ के ऊपर, इस हाथ के ऊपर आप लोड दे रहे हैं, तो मेरे हाथ का अपना एक कैपेसिटी है लोड बियर करने का, वो कहलाएगा सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। वो नेक्स्ट वाले यूनिट में आप पढ़ेंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं कि सॉइल शेयर कर सकता है,
तो वो सॉइल शेयर करेगा जिसमें थोड़ा सा एंगल है, थोड़ा इंक्लिनेशन है, हाइट का डिफरेंस है। जो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड है उसमें सॉइल शेयर करके कहीं नहीं जाएगा, तो उस जगह पे टेंशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मोहर सर्किल आप बनाते हैं ये बताता है आपको स्ट्रेस। और ये जो टेस्ट आप करेंगे, ये टेस्ट आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जानना है कि जिस जगह का सॉइल आप यूज़ कर रहे हैं उस जगह सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ कितना है। आखिर ये डायग्राम बनाएंगे आप, तो इस डायग्राम बनाने के लिए कोई वैल्यू चाहिए ना, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू चाहिए, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू चाहिए। ये दोनों का वैल्यू मिलेगा तभी तो आप एक ग्राफ प्लॉट करके बताएंगे ना कि आपका मोहर सर्किल यहाँ ऐसे आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो बिल्डिंग है वो सेफ है, वो बनाया जा सकता है, सॉइल आपका इतना स्ट्रेंथ है। तो ये जो ग्राफ आपको बनाना है इसके लिए आपको सिग्मा चाहिए, टाउ चाहिए, और बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स बनते हैं। वो सारे चार्ट्स को मिला करके स्टडी किया जाता है और फिर एक सिचुएशन को समझने की कोशिश की जाती है। बेसिकली आप लैब टेस्ट अगर करते हैं या फील्ड टेस्ट करते हैं तो आप करते क्यों हैं? आप सिचुएशन समझना चाहते हैं कि अभी तो इस पर बिल्डिंग नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको इमेजिनेशन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कल को 5 स्टोरी बिल्डिंग होगा या 10 स्टोरी। 5 स्टोरी होगा तो कैसा बिहेव होगा सॉइल का, 10 स्टोरी बिल्डिंग होगा तो कैसा बिहेव होगा सॉइल का, हाईवे बनाएंगे तो कैसा बिहेव होगा सॉइल का। ये सारी चीज़ों को समझते हैं हम लोग ये सारे टेस्ट को करके। अब इसमें कुछ टेस्ट हैं जो साइट पे ही करना पड़ता है, जैसे वेन शेयर टेस्ट, ये आपको साइट पे जा करके ही होगा। प्रेशर मीटर टेस्ट, स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट, ये सारे साइट पे जाके करने वाले टेस्ट हैं। कुछ टेस्ट हैं जो आप लैब में मिट्टी उठा के ले आएंगे और उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि वो हम लोग पानी वगैरह मिला के एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से तैयार कर लेंगे। तो वो सारे टेस्ट हो गए आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट। ये 3 लैब्स में किए जाते हैं, ये 3 फील्ड में किए जाते हैं आपको। अब हम लोग जो आज पढ़ेंगे, हम लोगों का डिस्कशन होगा अभी आज के लेक्चर में सिर्फ डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में। कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर, 3 लेक्चर रखेंगे तो तीनों लेक्चर में 3 टेस्ट को डिस्कशन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बिल्कुल हर एक टॉपिक के ऊपर क्लियरली डिस्कशन हो पाएगा। अगर कोई एक टेस्ट बहुत छोटा हुआ तो उस वाले क्लास में दूसरा वाला टेस्ट भी इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन आज लगता है कि लगभग 40-45 मिनट आपको लग जाएगा हमको इस डायरेक्ट शेयर टेस्ट की पूरी कहानी समझाने में, क्योंकि टेस्ट कैसे किया जाता है आपको ये भी समझाना होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछा जा सकता है, जैसे एक्सप्लेन व्हाट इज डायरेक्ट शेयर टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर्स। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट की कहानी समझाएंगे और फिर उसका प्रोसीजर बताना पड़ेगा, तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में हम समझा देंगे। सेम इसी तरीके से सारे टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। सिर्फ प्रोसीजर भी पूछेगा तो भी आप शेयर टेस्ट क्या होता है ये तो बताएंगे कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या कर रहे हैं, और 2 लाइन लिखेंगे उसके बाद आप प्रोसीजर ही लिखेंगे। तो सारी चीज़ें आज के इस वाले क्लास में सारी चीज़ें नोट्स में आपको मिल जाएंगी। आपको बस समझना है कि कौन सा टेस्ट कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले आप स्टोरी समझ लीजिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट का। डायरेक्टली हम आपको डायग्राम में ले जाएँ, डायरेक्टली हम आपको नोट्स बताएँ, आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यूनिट जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप किताब के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ने लगेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप स्टोरी समझिए हम जो अभी बताने वाले हैं। अभी हम करने वाले हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट। नाम में लिखा हुआ है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, मतलब है कि डायरेक्टली शेयर अप्लाई किया जाएगा। अब डायरेक्टली शेयर किसको कहते हैं? हम आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे कि मान लीजिए ये मेरा कोई एक स्टील का मेंबर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, हम किसी आप अपने वर्कशॉप में आप लोग अपना वो किए होंगे, जॉब्स बनाए होंगे, तो मान लीजिए आपको लैब जॉइंट बनाना है, तो आप लैब जॉइंट क्या करते थे, किसी एक पार्टिकुलर ए मटेरियल को बी मटेरियल के ऊपर रखे और इसको यहाँ किसी एक चीज़ से आप इस तरीके से, चाहे नेल्स के थ्रू, रिवेट्स के थ्रू, बोल्ट के थ्रू, आप इसको क्या किए, फिक्स कर दिए। अब ये लैब जॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब जब इसमें फोर्स लगाना होगा तो आप फोर्स कैसे लगाएंगे? आप ए मेंबर को इसके एक्सिस से यहाँ बाहर खींचेंगे। मान लीजिए अगर आपको टेंसाइल फोर्स लगाना हुआ तो आप बी मेंबर को भी इसके जो एक्सिस होगा इससे आप बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे। जब आप इन दोनों मेंबर्स को बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसमें भी आपको एक्सियल टेंशन आएगा, क्योंकि एक्सिस से ये लोड बाहर लग रहा है पी, और इसमें भी एक्सिस से लोड बाहर लग रहा है पी। तो इस मेंबर ए और बी में तो सिर्फ आपको एक्सियल टेंशन फोर्स आएगा। इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ इसमें इलोंगेशन होगा और कोई नया चीज़ इसमें डेवलप नहीं होगा। आप फील कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ के आप खींचेंगे एक्सियली, तो एक्सियली खींचेंगे तो वो क्या होगा, वो बाहर आता चला जाएगा, मतलब ये डेल्टा एल का आपका इलोंगेशन होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे नेल से या बोल्ट से या रिवेट से आप इसको कनेक्ट किए हैं,
अब जब आप इसको खींच रहे हैं इधर, इसको खींच रहे हैं इधर, तो इस वाले नेल के अंदर में क्या फील हो रहा होगा? इसको ऑब्वियसली एक्सियल फोर्स तो लग नहीं रहा है, क्योंकि इसका एक्सिस तो ऐसा है। इस नेल्स को अगर आप ऊपर से ऐसे खींचते या ऐसे खींचते तब इसमें एक्सियल फोर्स लगता। अब आप इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, तो ये जो नेल होगा ना, ये आपका कुछ ऐसा बनना चाहेगा। ये ऐसा, ऊपर वाला नेल ऐसा, और नीचे वाला नेल जो है वो टूट करके कुछ ऐसा फील हो रहा होगा उसको, कि वो कुछ इस तरीके से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला मेंबर ए और बी का जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे उसमें क्या लग रहा है? शेयर फोर्स लग रहा है, उसको काटने वाला फोर्स लग रहा है। ये ए मेंबर लेफ्ट जा रहा है, बी मेंबर राइट जा रहा है, तो ये ए वाला नेल का आधा पार्ट इधर आ रहा है और बी वाला आधा पार्ट इधर आ रहा है। ये जो चीज़ है इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट शेयर। मतलब डायरेक्टली आप क्या किए कि एक मेंबर को ऐसे और ऐसे खींचे, दोनों मेंबर दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो किसी एक पार्टिकुलर चीज़ जिस पे आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम नेल की बात कर रहे हैं, अभी हम इसमें सॉइल की बात करेंगे, नेल के जगह पे हम सॉइल रख देंगे, तो सॉइल में भी क्या होगा? ऐसे करके फोर्स लगाइएगा तो सॉइल में एक शेयर फोर्स लगेगा। तो क्योंकि डायरेक्ट फोर्स लगाइएगा तो वो कहलाएगा डायरेक्ट शेयर टेस्ट। एक चीज़ समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। अब ये तो हम आपको दिए स्टील के या लकड़ी का कोई एक ब्लॉक रखे, उसको कांटी से हम लोग वर्कशॉप में जैसे ठोक देते हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें फोर्स लगाए, तो एक ये स्टोरी हुआ। अब सॉइल के केस में क्या होगा कि एक मेरा कंटेनर होगा ऐसा स्क्वायर शेप का, टॉप में बनाएंगे तो ये ऐसा स्क्वायर रहेगा, तो एक मेरा कंटेनर होगा कुछ ऐसा शेप का। अब ये डायग्राम भी हम गलत बना दिए, ये एक्चुअली बॉटम वाला पोर्शन जो है उसका नहीं रहेगा। मतलब एक कंटेनर है जिसका टॉप एंड बॉटम क्या है? ओपन है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि इसका टॉप एंड बॉटम ओपन है, सिर्फ साइड से 4 वॉल्स हैं, तो साइड से आपको 4 वॉल्स होंगे। अब इसके ऊपर एक और कंटेनर आप ला करके ऐसे रख देंगे, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं बॉक्स ए, इसको हम बोल देते हैं बॉक्स बी। अब बॉक्स बी का भी टॉप एंड बॉटम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक प्लेट के ऊपर में, अगर आप ये प्लेट है मेरा, इसके ऊपर में आप इस बॉक्स ए को और बॉक्स बी को रख देंगे, तो इसके ऊपर जब आप मिट्टी भरेंगे तो टोटल मिट्टी कितना फील हो जाएगा? इतना फील हो जाएगा। अब इस पूरे में आप मिट्टी भर दिए। अब ये वाला पोर्शन जो है इसको आप क्या किए? इसके साथ अटैच कर दिए प्लेट के साथ। मतलब ये ए वाला बॉक्स जो है अब ये फिक्स हो गया, अब ये नहीं हिलेगा। अब मान लीजिए आप बी वाले बॉक्स को ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो बी वाला बॉक्स तो क्या है? ये तो लूज है, ये तो ए के ऊपर बस रखा हुआ है, तो ये क्या होगा? ये इधर राइट के साइड में आना चाहेगा। तो इसमें आपको कुछ ऐसा टेंडेंसी हो रहा होगा। आपका नीचे ये वाला एक प्लेट है, ये आपका एक फिक्स्ड प्लेट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बेस प्लेट। ये आपका बेस प्लेट है। बेस प्लेट में आप एक बॉक्स रखे ए और एक बॉक्स रखे बी, उसके अंदर पूरे में आप मिट्टी भर दिए, और उसके बाद अभी छोड़ दीजिए, अभी ये सारी चीज़ें क्या है सब समझाएंगे आपको। तो बॉक्स ए रख दिए, बॉक्स बी रख दिए, उसके अंदर मिट्टी भर दिए। अब जैसे ही अब ए को आप क्या किए? फिक्स कर दिए प्लेट के साथ। तो जैसे ही आप इसको धक्का देंगे बी वाले को, तो बी वाला तो मूव हो जाएगा। अब इस वाले डायग्राम में देखिए, मान लीजिए इधर से धक्का दिए तो ये दोनों सॉइल सैंपल था, ये वाला ए और ये वाला बी था, ये वाला ए और ये वाला बी है, ये दोनों एक साथ था एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये तो आप फिक्स कर दिए, तो इसको जैसे ही धक्का मारे तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड में हो गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक शेयर फोर्स आ गया। इस वाले जॉइंट पे जो ए और बी बॉक्स को जहाँ पे आप रखे थे, उस वाले जॉइंट पे क्या हुआ? एक शेयर लगा, और उस शेयर की वजह से ये वाला सॉइल जो है ये मूव कर गया। जब मूव कर गया मतलब फेल हो गया। अगर मूव जब तक नहीं कर रहा था, आप लोड लगाए मान लीजिए 5 का, ये नहीं मूव किया, आप 10 का लगाए नहीं मूव किया, आप 12 का लगाए मूव कर गया, इसका मतलब है फिर आप 11 का चेक किए तो 11 पे भी देखिए मूव नहीं किया, तो आप बोलेंगे कि 11 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो है वो इसका शेयर स्ट्रेंथ है। मतलब 11 तक में ये इसमें कोई फेलियर नहीं आ रहा है। जैसे ही 12 का शेयर स्ट्रेस लगाए, इसका मतलब है फेलियर हो गया, इसका मतलब है 12 मेरा फेलियर पॉइंट है। तो अगर मेरे सॉइल में 11 तक का स्ट्रेस आता है तो इसका मतलब है सेफ है, ठीक है। अब ग्राउंड में क्या होता है? मान लीजिए ऐसा आपका ग्राउंड है, आप यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस वाले सॉइल के ऊपर में, यहाँ पे क्या करें, एक छोटा सा सैंपल ले लें, तो इस वाले सॉइल के ऊपर में बिल्डिंग के लोड के वजह से एक लोड जो है पी ऊपर से वो पहले ही लग रहा होता है, बिल्डिंग का लोड। अब वो क्या करता है? इसमें एक पहले ही इसको एक प्रेशर में रखता है। यही वाला आप यहाँ देख रहे हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। ये बिल्डिंग का लोड पी डिवाइडेड बाई ये जो जितना एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो पी बाई ए की ये तो क्या निकल के आ गया सिग्मा। यही चीज़ हम आपको मोहर कूलम जो आपको क्राइटेरिया बताए थे वहाँ भी यही चीज़ समझाए थे। तो बिल्डिंग के लोड की वजह से मेरा जो एक नॉर्मल स्ट्रेस मिट्टी पे आ रहा है,
तो हम जब एक्चुअल साइट का कंडीशन फील करना चाहते हैं, लैब में जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो एक्चुअली साइट के कंडीशन के जैसा ही हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से कुछ लोड देना पड़ेगा। और लोड कंपैरेटिवली कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर लोड आपका 1000 किलो न्यूटन था और यहाँ पे एरिया अगर आपको 10 मीटर बाई 10 मीटर था, तो ऑब्वियसली ये 1000 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 बाई 10 मीटर, और इसको भी एमएम में चेंज करेंगे, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे, तो वो क्या होगा, बहुत कम आ जाएगा। हो सकता है वो 11.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाए, 10.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाए। एक्चुअल वाले को जब यूनिट कन्वर्ट करके छोटे से सॉइल सैंपल पे ले आए, ये सॉइल सैंपल 100 mm बाई 100 mm होता है। मतलब ये जो बॉक्स है आपका, इसको जब आप टॉप में देखिएगा तो ये कुछ ऐसा स्क्वायर बॉक्स होगा, ये आपको 10 mm बाई 10 mm का होता है, सॉरी 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का आपको ये बॉक्स होता है। तो इसका आप एरिया देखिए और इसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा था, तो उसी हिसाब से आप उतना लोड देंगे इसके ऊपर में। एरिया कम हो गया तो लोड भी कम होगा, एरिया ज़्यादा होता तो लोड भी ज़्यादा होता, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट रखना है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए होता है। तो अगर आप लोड पी कम किए हैं तो एरिया भी कम कर दीजिए, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप पी को बढ़ाए हैं तो एरिया को भी उसी रेस्पेक्ट में बढ़ा दीजिए, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा। तो आपको एक्चुअल वही वाला सिग्मा फील कराना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ लोड देंगे इसके ऊपर पी। तो लैब में आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा एक लोड लगाएंगे ताकि ये वाला सॉइल जो है ना, ये कॉम्प्रेशन फील करता रहे। और कॉम्प्रेशन फील करेगा तो ऐसा वाला सिचुएशन को वो फील करेगा कि मेरे ऊपर कोई बिल्डिंग आ रहा है, और अब उसके ऊपर आप शेयर फोर्स लगा रहे हैं। आपको ये चेक करना है कि जब ये पहले से कॉम्पैक्टेड है और तब इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, ये दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ एक दूसरे को प्रेस किए हुए हैं, मतलब लोड पड़ रहा है, इस वाले हाथ से इस वाले हाथ पे लोड पड़ रहा है। अब इसके बाद आप इस वाले हाथ को धक्का देना चाहिएगा तो ये ईजिली राइट साइड में मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, ऊपर से जो लोड पड़ रहा है वो इसको नीचे जाने पे मजबूर कर रहा है। और आप साइड से लोड लगा के साइड में भेजने चाहते हैं, तो साइड में भेजना डिफिकल्ट हो जाएगा। और जब इसमें कोई लोड नहीं पड़ेगा, नॉर्मली रखा रहेगा, आप साइड से धक्का मारिए, ये साइड में चला जाएगा, तो ये ईजिली चला जाएगा। तो बिल्डिंग का जब आपका लोड आता है आपके सॉइल के ऊपर में, तो वो आपके सॉइल को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि शियर स्ट्रेंथ उसका बढ़ा ही देता है। आप लोड बढ़ा रहे हैं, मतलब सॉइल पहले से क्या दब रहा है, जब दब रहा है तो वो साइड में स्लाइड करेगा, लेकिन थोड़ा लेट से करेगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस देके आप वो वाला एक फील कराते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ कुछ प्लेट्स हैं आपको इस तरह से रखे हुए। ये जो प्लेट्स हैं ये कहलाते हैं पोरस प्लेट्स। पोरस प्लेट्स क्यों होते हैं कि आपका टॉप एंड बॉटम तो है नहीं इस वाले बॉक्स का, तो आप जो इसमें मिट्टी रख रहे हैं, मिट्टी में आप कुछ पानी मिलाए, पानी मिला करके आप एक सैंपल बना दिए और उसके बाद आप इसमें रखे। मान लीजिए पानी थोड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये पोरस प्लेट्स जो हैं ये उन पानी को एब्जॉर्व कर लेगा, ताकि टेस्ट में कोई रिजल्ट जो है वो ख़राब नहीं हो जाए। तो एक्स्ट्रा वाटर जितना निकलता जाएगा वो एब्जॉर्व करता जाएगा, बाकी जो सॉइल में है वो तो सॉइल का प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये पोरस प्लेट का ये काम होता है, ठीक है। अब बेसिकली पूरे इस डायरेक्ट शेयर टेस्ट में ना यही सारी चीज़ें हैं। आपका एक नीचे फिक्स प्लेट होगा, उसमें आपका एक बॉक्स होगा, जो बॉक्स ए और बी नाम दे दीजिए। जो बॉटम वाला बॉक्स होगा या तो वो फिक्स होगा, कई बार कई मशीन्स ऐसे होते हैं जिसमें टॉप वाला बॉक्स को फिक्स कर दिया जाता है, अब बॉटम वाले में यहाँ पे इस तरीके से रोलर बना दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर टॉप को आप फिक्स कर दीजिएगा और फिर आप बॉटम वाले में लोड लगाइएगा ऐसे करके, तो क्योंकि रोलर है तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में ये आपको मूव करने लगेगा। तो हर हाल में क्या होगा, शेयर जो मेरा डिफ्लेक्शन है वही मेज़र होगा, कितना शेयर फोर्स पे डिफ्लेक्शन हुआ यही मेज़र होगा। अब पूरा जब हम आपको सेटअप दिखाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारे गेजेस लगे रहेंगे रीडिंग नोट करने के लिए। अब इसमें एक रीडिंग लगा रहेगा जो शेयर फोर्स को नोट करेगा, जो डायरेक्ट फोर्स आप लगा रहे हैं। दूसरा होगा जो उसी फोर्स के वजह से शेयर डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में, जैसे ये वाला सैंपल इधर आएगा, थोड़ा सा जैसे इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर आएगा, तो ये वाला कितना मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट भी मेज़र करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से भी चार्ट बनता है इस वाले टेस्ट में। तो शेयर का डिफ्लेक्शन, कि शेयर फोर्स लगाए उसके वजह से शेयर डिफ्लेक्शन कितना आया, और उसके बाद आपको रहेगा इसमें वर्टिकल मूवमेंट, और आपको रहेगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया, इसको शेयर डिफ्लेक्शन को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कह सकते हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट हो गया और एक शेयर फोर्स हो गया। 3 तरह के आपके गेजेस तो एटलीस्ट लगे रहेंगे जो ये 3 रीडिंग्स को बताएंगे, तभी तो फिर आप आगे का बाकी अपना चार्ट्स वगैरह बना पाएंगे। अब ये वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, नीचे तो फिक्स्ड बेस प्लेट है,
आपका मान लीजिए सॉइल जो है ना वो बहुत डेंस है। अब बहुत डेंस सॉइल को जब आप ऊपर से लोड लगा करके इधर से जब आप शेयर फोर्स लगाते हैं ना, तो उस सॉइल में दो तरीके की चीज़ें हो सकती है। या तो बहुत डेंस सॉइल है तो वो सॉइल अब और तो दब नहीं सकता है, क्योंकि बहुत वेरी डेंस का मतलब क्या हुआ कि पूरा कॉम्पैक्टेड है, अब उसमें और कोई वॉइड्स नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वो बाहर की तरफ उल्टा जाना चाहेगा। कई बार आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो सॉइल जो है वो बाहर की तरफ आने लग जाता है, तो ये उल्टा जाने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, तभी तो वो बाहर आ रहा है। दूसरा कि जब आप एकदम लूज सैंड लेंगे या लूज सॉइल लेंगे, उसको आप दबाएंगे तो ये दब करके कुछ यहाँ तक ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब इसमें जो डिफॉर्मेशन है, जो आपका वॉल्यूम है, वो आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉइड्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। वॉइड्स अवेलेबल है तो लूज सैंड है, तो वो क्या हो रहा है, वो दब रहा है। तो दब रहा है तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज जो है ये आपका माइनस हो रहा है। तो आपका ये जो वर्टिकल मूवमेंट वाला जो गेज लगा हुआ रहेगा, जो एक रीडिंग लगा हुआ रहेगा, वो दोनों तरीके के चीज़ों को रीड करेगा। अगर आपका कंप्रेशन हो रहा है तो उसका भी वैल्यू बताएगा कि कितना कंप्रेस हुआ है। अगर बाहर आना चाह रहा है ये सॉइल, तो वो भी आपको बता देगा कि कितना बाहर आना चाह रहा है। इससे क्या होगा, आपको वॉल्यूम चेंज का आइडिया हो जाएगा, और इसके हिसाब से भी एक चार्ट बनेगा। तो बेसिकली आपको एंड में 2-3 चार्ट समझने हैं, वो इसी टेस्ट से बनते हैं। टेस्ट करने का तरीका यही होगा जो हम आपको समझाए हैं। सारी चीज़ें जो अभी आप डायग्राम देखेंगे, जो नोट्स देखेंगे, सब चीज़ें वही लिखी होंगी जो हम आपको समझाए हैं। ठीक है, ये टोटल प्रोसीजर जो हम आपको समझाए यही कहलाता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, बस डायरेक्टली क्या करना है, एक को फिक्स कर दो, दूसरे में धक्का लगाओ। आप धक्का लगाओगे तो उसमें क्या होगा, शेयर फोर्स लगाओगे, शेयर फोर्स लगाओगे तो शेयर डिफ्लेक्शन आएगा। वो सारी चीज़ों को नोट करो और एक चार्ट बनाओ, जिससे क्या हो कि हम लोग कह सके कि मेरे सॉयल का शेयर स्ट्रेंथ कितना है। और अगर 2-3 क्राइटेरिया और हम लोगों को जानना है तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, लूज सैंड है कि लूज सॉयल है कि डेंस सॉयल है, ये सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। अब ये वाला जो टेस्ट है ये किसी भी तरीके के सॉइल पे किया जा सकता है। ये क्ले पे भी किया जा सकता है, ये सैंड पे भी किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तरीके के सॉइल के लिए सुटेबल होता है। इसमें कोई, अब जैसे आप आगे पढ़ेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ेंगे, तो वो सिर्फ कोहेसिव सॉइल के ऊपर ही वैलिड होता है। तो ये वाला जो टेस्ट है ये आपको दोनों तरीके के सॉइल पे वैलिड होता है। अब ये बात आपको याद रखना है, नोट्स में लिखा रहेगा, आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर, और ऑप्शन में दे देगा कोहेसिव सॉइल, नॉन कोहेसिव सॉइल, बोथ या नन ऑफ दिस, तो बोथ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोहेसिव नॉन कोहेसिव दोनों तरह के सॉइल के लिए हो सकता है। अब ये आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, मतलब जो आपका एक्चुअल एपरेटस होता है उसका एक लाइन डायग्राम बना के आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन डायरेक्ट शेयर टेस्ट विद प्रोसीजर या विदाउट प्रोसीजर, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ये कंपलसरी डायग्राम है। अब इसमें सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी नहीं है, जितना हम आपको बताए हैं बस उतनी सारी चीज़ों को आप याद रखिए, सफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हम आपको बताए पोरस प्लेट के बारे में क्या रोल था, हम आपको समझा दिए। हम आपको यहाँ बॉटम में भी पोरस प्लेट के बारे में बता दिए। तो टॉप एंड बॉटम का पोरस प्लेट, नॉर्मल लोड जो ऊपर से लगाएंगे वो हो गया। उसके बाद आपको बताया था कि कई बार नीचे में आपको बॉल्स, आपको व्हील्स लगा दिए जाते हैं जिससे मूवमेंट होता है। तो लीनियर लो फ्रिक्शन बियरिंग, लीनियर मतलब सीधा जाएगा, लो फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, और आपको बियरिंग मतलब मूवमेंट के लिए जो हेल्प करता है वो। बेस प्लेट हम आपको बता दिए थे। लोअर परफोरेटेड प्लेट, आप इसको छोड़ दीजिए। मशीन बेड ऑब्वियसली किसी एक जगह पर रख करके टेस्ट करेंगे। स्प्लिट बॉक्स, ये बॉक्स ए हो गया, ये बॉक्स बी हो गया, ये दोनों क्या स्प्लिट बॉक्स है, ये इस तरीके से स्प्लिट किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं। अभी डायग्राम दिखाएंगे आपको और आगे। उसके बाद आपको लोडिंग कैप ये दिखा दीजिएगा। अब बाकी ये लोडिंग योक, टॉप परफोरेटेड प्लेट, बॉटम परफोरेटेड प्लेट, ये सबको छोड़ दीजिए। ये बेसिकली आप 3-6-7 चीज़ें अगर आप इस डायग्राम में दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए सॉयल या सॉयल सैंपल, और ये वाटर वाला क्राइटेरिया दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। वाटर को आप इग्नोर कर दीजिए। जब बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाता है तो फिर पानी साइड में आपका जमा हो जाता है, ताकि टेस्ट इजीली कंडक्ट होता रहे, और पानी साइड में निकल करके जमा कर लिया जाता है। वो आपको बहुत सारे इसमें लॉजिक्स हैं। एक ट्राइएक्सियल टेस्ट है जो हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ट्राइएक्सियल टेस्ट के तरफ से ही आपको ये आता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड। ये 2 कंडीशंस होते हैं। तो अभी उसमें आपको जाना नहीं है क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा आपको डीप हो जाएगा, फिर आप समझेंगे नहीं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट ही नहीं समझ में आएगा। तो पानी वाला चीज़ को भी आप इग्नोर कर दीजिए। आप जब डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे पानी ना लिखिए, ना एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है,
क्योंकि आप एसबीटी या एमएसबीटी के हिसाब से आप लिखेंगे तो आपके सिलेबस में आपको सिर्फ एग्जामिनर को वो बताना है जो आपके सिलेबस में है। कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको बताया कि ये पानी एक्सेस ड्रेन आउट हो जाता है तो उस केस में पानी जमा किया जाता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब बीटेक करने जाइएगा या ट्राइएक्सियल टेस्ट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम। जो चीज़ हम आपको समझाए बेसिकली आप देखिए वही चीज़ है। ये आप डैश लाइन जो देख रहे हैं ये क्या, ये 1 और 2 ये दोनों ज्वाइंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन दिखा दिया गया है। ये वाला भी हम आपको समझा दिए। ये है आपका कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और इसमें आपको क्या है, यही जो हम आपको अभी स्कीमेटिक डायग्राम दिखाए थे, बस यही चीज़ का एक थोड़ा सा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखिए एक ऊपर में गेज लगा हुआ है, ये किसको मेजर करने के लिए, वर्टिकल मूवमेंट को मेजर करने के लिए। एक यहाँ साइड में लगा हुआ है, किसको मेजर करता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या शेयर डिफ्लेक्शन जो भी कह लीजिए। और एक यहाँ पे लगा हुआ है जो शेयर फोर्स को मेजर करता है, ये आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा रिंग बना हुआ है जो आपको शेयर फोर्स मेजर करता है। तो बेसिकली 3 रिंग्स हैं आपके पास, 3 रीडिंग्स हैं आपके पास जो आपको इस टेस्ट से मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक डेटा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि यही चीज़ आगे अभी आपको जो टोटल प्रोसीजर वाला नोट्स है वो इसमें मेंशन नहीं किए हुए हैं, खाली जगह भी छोड़े हुए हैं। वो सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 लाइन का प्रोसीजर है, वो यहाँ पे आपको सारा नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। जो हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे वही सारी चीज़ें नोट्स में इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखी भी रहती हैं। ठीक है, the test equipment consists of a metal box in which the soil specimen is placed। इसमें क्या है, एक मेटल बॉक्स होता है जिसके अंदर में हम लोग सॉइल के स्पेसिमेन को रखते हैं। कौन सा है मेटल बॉक्स, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये एक के ऊपर एक जो रखा हुआ है ये मेटल बॉक्स रखा हुआ है। द बॉक्स इज स्प्लिट हॉरिजॉन्टली इनटू 2 हाफ्स। बॉक्स को हम लोग 2 हाफ में आधा आधा स्प्लिट किया हुआ है और ये आपको मूव हो सकता है। ये हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, डायग्राम देख करके समझ में आ रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका पोरस प्लेट। यही पोरस प्लेट सबसे नीचे रखेंगे, उसके ऊपर सॉइल रखेंगे, फिर उसके ऊपर रखेंगे ताकि दोनों टॉप एंड बॉटम से अगर कोई पानी डिस्चार्ज हो रहा है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ये आता है आपका एक प्रेशर प्लेट। ये प्रेशर प्लेट क्या करता है, जब आप सॉइल को पूरा भर देते हैं उसके बाद आप उसको लेवल कर देते हैं, उसके बाद आप टॉप में इस प्लेट को रखते हैं, फिक्स मतलब टाइट नहीं करते हैं, बस उसके ऊपर प्लेस करते हैं और इसके ऊपर से आपका वर्टिकल लोड इस वाले जॉइंट पे आके लगता है। तो ये प्लेट क्या करता है, ये पूरे इस सॉइल जितना सॉइल है अंदर उन सारे में एक यूनिफॉर्म लोड को डिस्ट्रीब्यूट कराता है। सेम समझिए आपका फाउंडेशन वाला कहानी, यहाँ से अगर लोड आ रहा है तो ये हम लोगों का फाउंडेशन में कुछ ऐसा ही होता है ना, ये हम लोग एक फुटिंग देते हैं, इस फुटिंग के ऊपर में हम लोगों का ऐसे कॉलम आ रहा होता है। तो कॉलम पे जो पॉइंट लोड आपका इस तरीके से चल रहा होता है सेंटर पे, वो आपके फुटिंग से क्या होता है, आपके ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो प्रेशर प्लेट है ये एक तरह का फुटिंग का काम कर रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे सेंटर पे इस तरीके से आप लोड देंगे और वो लोड से ये प्लेट दबेगा। प्लेट अब क्योंकि यूनिफॉर्म साइज का है वो नीचे दबेगा तो पूरे के पूरे सॉइल में एक प्रेशर आएगा जो कि नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, द बॉक्स इज स्प्लिट हॉरिजॉन्टली इनटू 2 हाफ्स। वर्टिकल फोर्स नॉर्मल स्ट्रेस इज अप्लाइड थ्रू ए मेटल प्लेट। कौन सा मेटल प्लेट, प्रेशर प्लेट। ये जो मेटल प्लेट है ये इसको क्या नाम देते हैं, प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट से आपको नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो वर्टिकल फोर्स जो है वो उसमें अप्लाई किया जाएगा। शेयर फोर्स इज अप्लाइड बाय मूविंग 1 हाफ ऑफ द बॉक्स रिलेटिव टू द अदर टू कॉज फेलियर इन द सॉइल स्पेसिमेन। शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं ऐसा कि मेरा एक हाफ जो है बॉक्स का वो एक तरफ मूव करेगा और दूसरा वाला फिक्स रहेगा, मतलब पहला वाले का दूसरे वाले के रिलेटिव में मूवमेंट होगा और वो जो मूवमेंट होगा वो क्या करेगा, फेलियर कराएगा सॉइल में। सॉइल में अगर आप एक डब्बा में इस तरीके से सॉइल भर के रखे हैं और इसमें जब फेलियर आ जाएगा तो आप यहाँ पे एक ऐसा लाइन तो फील कर सकेंगे ना। जब ये सॉइल ऐसा फेल करेगा तो आपको तो विजिबली देख के ही पता चल जाएगा कि ये ए वाला सॉइल अगर इधर आ चुका है, बी वाला यहीं पे है। अब मान लीजिए कि ये वाला बॉक्स यहाँ पे ऐसे आ गया तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन आएगा जो देख के आप बता सकते हैं कि फेलियर हो चुका है। तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो आप फोर्स लगाते हैं शेयर फोर्स, उसके वजह से एक फेलियर हो जाता है इसमें। अब इसका ड्रॉबैक जो है इस टेस्ट का वो ये है कि हम आपको जब पढ़ाए थे, जब मोहर कूलम थ्योरी बताए तो हम आपको बताए कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है और एक और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। सॉइल एग्जैक्टली कभी भी ऐसा ही फेल करेगा, जैसे आपका यहाँ पे कोई इंक्लाइंड ऐसा सरफेस है तो आपका सॉइल कभी भी ऐसा ही फेल करेगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। आप कई बार सॉइल को ऐसे भी फेल करते हुए देखते हैं और ज़्यादातर आप ऐसे ही देखते हैं, कभी आप ऐसे देखते हैं,
मतलब कितने एंगल पे फेल करेगा ये एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है, वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन निकाला जा सकता है। लेकिन इस टेस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आपने तो फिक्स कर दिया कि सॉयल ऐसे ही फेल करेगा। मतलब ये अगर मेरा सॉयल सैंपल है, इसमें आप शेयर फोर्स लगा रहे हैं, तो शेयर फोर्स की वजह से आपका सॉयल तो सिर्फ ऐसे ही फेल करेगा, क्योंकि और तो कोई फेल करने का मार्जिन छोड़े नहीं, चारों तरफ से तो मेटल का बॉक्स लगा हुआ है। तो ये सॉयल फेल कैसे करेगा जब आप इसमें मूवमेंट कराएंगे। अगर इसमें मूवमेंट ऐसे पॉसिबल होता तो फिर आपको एक मूवमेंट ऐसा भी होता तो हम लोग कहते कि ये थोड़ा एक्यूरेट होता, हो सकता है हम लोग एक्चुअल सिनेरियो के नज़दीक पहुंच जाते। लेकिन इस डायरेक्ट शेयर टेस्ट में हम लोग एक्चुअल सिनेरियो के नज़दीक नहीं पहुंचते हैं। ये आपका बस एक तरीका है, सबसे पहले आया था उसमें उन्होंने हॉरिजॉन्टल सोचा कि इधर ही फेल करेगा और उसी को फेलियर प्लेन बता दिया, जो कि कभी भी एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होता है। कई बार सॉयल ऐसे फेल करता है, ये एक सॉयल सैंपल है तो ये कई बार ऐसे फेल करता है, कई बार एक सॉयल जो है वो थोड़ा ऐसे फेल कर सकता है, और आप बता रहे हैं कि वो ऐसे ही फेल करेगा। तो ये जो फिक्स्ड आप पहले से ही प्री डिटरमाइन बता दिए, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, प्रोसीजर जानना है। प्रोसीजर में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल को तैयार करेंगे। तो हम लोग ये अपना दोनों बॉक्स लेंगे, स्प्लिट बॉक्स। सॉइल में कुछ पानी का कंटेंट हम लोग मिलाएंगे जो एक्चुअल वाले साइड के कंडीशन के जैसा होगा। उसके बाद हम इसमें सॉइल को पुट करेंगे। पुट करने से पहले नीचे पोरस प्लेट रखेंगे, फिर सॉइल भरेंगे, फिर दूसरा वाला स्प्लिट रखेंगे, फिर सॉइल भरेंगे, और सबसे ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे नीचे में आपको यहाँ पे पोरस प्लेट होगा, और जब इस पूरे को भर दिया जाएगा तो उसके ऊपर में भी एक पोरस प्लेट रखा जाएगा। फिर पोरस प्लेट दोनों ऊपर नीचे रखने के बाद हम लोग उसके ऊपर में ये वाला प्रेशर प्लेट रखेंगे, और प्रेशर प्लेट से इसको पहले इसको लेवल कर देंगे सॉइल के टॉप को, उसके बाद पोरस प्लेट रखेंगे, उसके बाद इसको मीटर प्रेशर प्लेट जो है वो लगा देंगे। प्रेशर प्लेट लगाने के बाद ऊपर से हम लोग इसमें एक लोड लगाएंगे जो नॉर्मल स्ट्रेस देगा। वो लोड लगाने के बाद हम इसको इंस्ट्रूमेंट में अपने रख देंगे, और इंस्ट्रूमेंट में रखने के बाद यहाँ ऊपर से आपका जो यहाँ से एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जो नॉर्मल लोडिंग आ रहा है, वो आपको मेज़र होता रहेगा। आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स करने के बाद आप शेयर फोर्स लगाना शुरू करेंगे। जो भी वाला पार्ट मूव कर सकता है, ऊपर वाला मूव कर सकता है तो ऊपर वाला मूव करेगा, नीचे वाला मूव कर सकता है तो नीचे वाला मूव करेगा। इस वाले में देखिए नीचे वाला फिक्स्ड है, ऊपर वाला मूव करेगा। दूसरे डायग्राम में देखिए ऊपर वाला फिक्स्ड है, नीचे वाला मूव करेगा। तो अलग अलग टेस्ट इक्विपमेंट में अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। जो डायग्राम बनाइएगा बस उस पर स्टिक करना है। अगर आप ये डायग्राम बनाने वाले हैं तो फिर नीचे वाला आपका मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा, उसके वजह से क्या होगा, सारे रीडिंग्स आपके नोट होने लग जाएंगे। शियर फोर्स कितना लगा, आपका डिफ्लेक्शन कितना आया, वर्टिकल मूवमेंट अगर कुछ हो रहा था तो कितना हो रहा था, वो सारे रीडिंग्स आपके नोट डाउन कर लिए जाएंगे। आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें और करने को। यही 4-5 स्टेप्स सॉइल के स्पेसिमेन को तैयार करना है। और अब जो शेयर फोर्स लगाना है ना, शेयर फोर्स धीरे धीरे लगता है, ग्रेजुअली लगता है, क्योंकि एक बार में ही आप शेयर फोर्स लगा देंगे तो वो तो एक बार में ब्रेक कर जाएगा। आपको निकालना है कि कितने लोड तक सेफ है। फेल तो हम इसको एक बार में धक्का दे देंगे, वो फेल हो जाएगा। आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लीवर बना हुआ रहेगा, उस लीवर से जैसे आप एक टर्न मूव किए, मान लीजिए आपका 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस आपका जनरेट हुआ। डायरेक्टली बता देते हैं, लोड आएगा फिर डिफ्लेक्शन एरिया से मेजर कीजिएगा, तो डायरेक्टली समझा दिए कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस लगा है। मान लीजिए उसमें फेल नहीं हुआ, आपको ये लाइन विजिबल नहीं दिखा, आपको मूवमेंट जो आया वो यहाँ पे जो शेयर डिफ्लेक्शन है वो 0 mm आया। इसका मतलब है कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे तो फेल नहीं हो रहा है। फिर आप लगाए 3 का, फिर आप देखिए कि 0 mm ही है। फिर आप लगाए 5 का, तो आप देखिए कि 0.05 mm का आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलना शुरू हुआ लेकिन उस पर आपको क्रैक नहीं दिखा। इसका मतलब है कि 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी आपका सेफ माना गया। जैसे ही आप 6 लगाए, आप देखिए कि यहाँ पे 2 mm का डिफ्लेक्शन हो गया या 5 mm का डिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से आपका लाइंस बन के आ गया। इसका मतलब है कि 6 पे आपका फेल कर गया, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका सेफ हो जाएगा, आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। बस यही चीज़ है आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट में। जो आपके प्रोसीजर्स इसमें नहीं लिखे हुए हैं, वो सारे प्रोसीजर्स आपको जब नोट्स अभी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें ये सारे प्रोसीजर्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट समझ में आना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार टेस्ट ही समझ में नहीं आता है तो आप कितना भी रट लेंगे एग्जाम में भूल जाएंगे। अब कहानी समझ में आई है तो आप एग्जाम में उसको भूल भी गए, थ्योरी तो आप बना लेंगे अपने आप से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको 2 तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस। कैसे मिलेगा, जो आप नॉर्मल फोर्स लगाए वो आप नोट कर लिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सैंपल, जो आपको 100 mm बाई 100 mm का एरिया है, उसमें आप ये लोड लगाए हैं तो उससे आपको एक नॉर्मल स्ट्रेस पता चल जाएगा। तो इस चार्ट में एक सिग्मा का काम हो गया। अब आपको टाउ जानना है, तो जितना शेयर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ स्लाइडिंग सरफेस पे, मतलब जितना शेयर फोर्स आप लगा रहे थे उतना पे वो क्या कर रहा था, उसको रेजिस्ट कर रहा था।
जैसे आपका 5 तक में क्या हुआ था, 0 mm का डिफ्लेक्शन था, 6 पे क्या हुआ, फेल कर गया, तो 5 वाला जो आपका फोर्स आ गया वो डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सैंपल। अब एरिया ऑफ सैंपल तो फिक्स है 100/100, तो आपको 5 न्यूटन का जो फोर्स लगा है डिवाइडेड बाई जितना भी mm² का एरिया है, उससे आपको एक शियर स्ट्रेस मिल गया। अब आपको सॉयल में पता है कि कोहेजन का वैल्यू, तो आपको टेस्ट से पता चल जाएगा कि सॉयल में कोहेजन का वैल्यू कितना है। आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको पता चल जाएगा। आप क्या करेंगे, एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, इतने नॉर्मल स्ट्रेस पे इतना शियर स्ट्रेस, इतने नॉर्मल स्ट्रेस पे इतना शियर स्ट्रेस, ये सारे को आप प्लॉट करेंगे, ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा। अब ये बता दिया कि आपका इस सॉयल का जिसका आप टेस्ट किए हैं, जिस भी शहर से, जिस भी लोकेशन से लाए, उसका आपको स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने बिल्डिंग का स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और देखना है कि कितने नॉर्मल स्ट्रेस पे कितना शेयर स्ट्रेस, उसमें कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अगर बिल्डिंग में शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर वो मोहर सर्किल आप जैसे बनाए और अगर वो कुछ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो बिल्डिंग है वो सेफ है, आप आराम से बिल्डिंग बनाइए, सॉयल फेल नहीं करने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद चार्ट्स बनते हैं। अब चार्ट्स क्या क्या बनते हैं, कुछ 2-3 फिक्स्ड चार्ट्स हैं जो समझ लीजिए, जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट बताइएगा तो ये 2-4 रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। पहला है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, आपका शेयर स्ट्रेस और जो शेयर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बेसिकली स्ट्रेन कहिए आप इसको, कि आपका मूव कर गया तो वो डिस्प्लेसमेंट कहला गया। तो इसमें आपका डेंस सैंड है और लूज सैंड है, तो उसका एक फिक्स्ड कुछ पैटर्न है कि अगर डेंस सैंड है तो कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। अगर ऐसा नहीं बन रहा है, आप लैब में टेस्ट किए और ऐसा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ है। अब डेंस एंड होगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस लगाते जाएंगे डिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगा। अब देखिए आप यहाँ तक स्ट्रेस पहुँच गए, डिफ्लेक्शन आपको यहाँ तक का ही देखने को मिला, लेकिन जैसे ही आप एक अल्टीमेट वैल्यू तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आप नहीं भी स्ट्रेस लगा रहे हैं ना, तो भी आपका डिफ्लेक्शन बढ़ते चला गया। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जितना रेजिस्ट कर रहा है वही आपका शेयर स्ट्रेंथ है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ तक का मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने डिफ्लेक्शन पे कितना मेरे पास शेयर स्ट्रेस मेरा आ रहा है। ठीक है, एक ये हो जाएगा। अब ये डेंस सैंड है तो ऐसा होगा। अब लूज सैंड है तो लूज सैंड में आप जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस लगाते जाइएगा वैसे वैसे आपका डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। आप लगाइए 5 का शेयर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन यहाँ आएगा। आप लगाइए 10 का, थोड़ा और ज़्यादा ही हो जाएगा। अब आप 15 का लगाइए, मतलब यहाँ आप 5, 10, 15 भर रहे हैं कांस्टेंट, लेकिन यहाँ ये 3, 8, 21 कुछ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब पुअर सॉइल अगर होगा, अगर आपका लूज सैंड होगा, तो आपका थोड़े से शेयर स्ट्रेस पे ही बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा। तो ये 2 स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं। इसी से आपको कंपेयर करना है कि आपके सॉइल में जो आप अगर डेंस सैंड लिए हुए थे तो डेंस सैंड का चार्ट ऐसा बनना चाहिए, लूज सैंड लिए तो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है चेंज इन वॉल्यूम वाला। जो आपका टॉप में आपका एक रीडिंग था, नोट कर रहे थे, वो क्या नोट कर रहा था कि टॉप में मूवमेंट कितना होगा, या तो ऊपर की तरफ आएगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, आप कह सकते हैं एक्सपेंशन होगा। जब वो सॉइल नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि वो लूज सैंड है, वो दबेगा, उसमें कॉम्प्रेशन होगा। तो इसके हिसाब से आपका एक चार्ट ऐसा बनता है जिसमें एक्स, ये आपका ओरिजिन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लोग एक्सपेंशन बोले मतलब वॉल्यूम चेंज प्लस में, और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम लोग कॉम्प्रेशन बोले मतलब वॉल्यूम चेंज जो है वो माइनस में। किस में कॉम्प्रेशन होगा, जो लूज सैंड होगा उसी में होगा ना। और जो आपका अच्छा सैंड होगा, सॉरी डेंस सैंड होगा, उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। लेकिन एक्सपेंशन होने से पहले थोड़ा सा आपको क्या करेगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्रेस होगा। और कॉम्प्रेस होगा क्योंकि इनिशियली जब आप लोड लगाएंगे तो पहले वो थोड़ा कॉम्प्रेस होगा, फिर कॉम्प्रेस होते होते लोड अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा कि वो आपको एक्सपेंड कर जाएगा। तो जो डेंस सैंड होगा उसका चार्ट कुछ आपका ऐसा बनेगा, मतलब इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्रेशन होगा लेकिन बाद में आपका इसमें एक्सपेंशन आएगा। अब ये आपका स्टैंडर्ड होता है लूज सैंड और डेंस सैंड के लिए। तो बेसिकली आप ये सैंड के लिए अगर ये देखें तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट ज़्यादा होता है, क्ले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं होता है। करते दोनों के लिए, कोहेसिव नॉन कोहेसिव दोनों के लिए है, लेकिन क्ले के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो एक तो ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, दूसरा अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ये वाला जो टेस्ट है ये बेसिकली आपको ये जो स्टैंडर्ड चार्ट्स है ना, ये देखिए सारे सैंड के लिए ही आपको दिए गए हैं। तो ये सैंड वाले स्टैंडर्ड चार्ट से इसका मतलब है कि ये वाला जो टेस्ट है ये आइडियली सैंड के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन फिर भी हम आपको बताएं कि क्योंकि फेलियर प्लेन आप पहले ही डिसाइड कर लिए तो ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, इसीलिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट किया भी नहीं जाता है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट सिर्फ आपको थ्योरी में, अब पेपर्स में रह गए हैं, आपको एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अदरवाइज आपको एग्जाम में जैसे एसएससी वगैरह में क्या करेगा ना, यही वाला चार्ट दे देगा
और आपको इन दोनों का नाम नहीं देगा, इसको बोल देगा कर्व ए, इसको बोल देगा कर्व बी, और उसके बाद आपको एक कोई दूसरा एक नया कर्व बना देगा ऐसे ऐसे करके, इसको बोल देगा कर्व सी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि कर्व ए रिप्रेजेंट्स, अब आपको तीसरा वाला दिया कंफ्यूज करने के लिए, अब बोलेगा कर्व ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन में रहेगा लूज सैंड, डेंस सैंड, इस तरीके से रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेंस सैंड के लिए होता है, इसीलिए ये वाला आपको ग्राफ यहाँ पे मेंशन किए कि एसबीटी तो ऑब्वियसली डायग्राम देखे तो पूछता नहीं है ऑब्जेक्टिव, लेकिन कल को आप जब अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो कल को तो आप आगे जा करके फिर उस गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लीजिए, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इट इज़ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, ये बहुत जल्दी हो जाता है टेस्ट, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत चीप है, बस एक इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है वही है, बाकी मिट्टी लेके आना है, उसमें पुट करना है, टेस्ट कर लेना है। अब इसमें क्योंकि सैंपल का थिकनेस स्मॉलर है तो रैपिड ड्रेनेज कैन बी अचीव, जो हम आपको डायग्राम में दिखाया था कि चारों तरफ से पानी जो है आपका जमा है, तो वो आप क्यों जमा हो जा रहा है, क्योंकि आप कितना आपका जो स्प्लिट बॉक्स है आप उसका थिकनेस देखिए, एक्चुअल साइड के कंडीशन में ये बहुत कम है, तो बहुत कम है, उसमें भी 2 पोरस प्लेट रखा हुआ है, तो सॉइल सैंपल बहुत थिन है, तो जब बहुत थिन सॉइल सैंपल है तो उसमें आपको ड्रेनेज जो है ना वो जल्दी आपको हो जाता है, तो जल्दी ड्रेनेज हो जाता है तो आप थोड़ा कॉम्परेटिवली बेटर रिजल्ट देख पाते हैं। अगर पानी ड्रेनेज नहीं हुआ रहता है, टाइम टेकिंग होता है, तो फिर रिजल्ट वेरी कर जाता है, क्योंकि वाटर कंटेंट की अवेलेबिलिटी पे आपका टेस्ट वेरी करेगा, कितना वाटर का प्रेशर अवेलेबल है, वो सॉइल का तो स्ट्रेंथ हुआ नहीं, वो तो वाटर का स्ट्रेंथ हुआ, तो वाटर को ड्रेन कर देंगे तब जाके सॉइल का एक्चुअल टेस्ट मिलेगा। तो इसमें क्योंकि थिकनेस कम रहता है सैंपल का तो पानी जल्दी ड्रेन हो जाएगा, जो भी मिक्स करेंगे पेस्ट बनाने के लिए, और जब जल्दी पानी ड्रेन हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, ये इसका एडवांटेज है। और ये दोनों कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए किया जा सकता है, ये इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट शेयर टेस्ट का डिसएडवांटेज, फेलियर ऑकर्स अलोंग ए प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन, हम लोग पहले ही बोल दिए कि ऐसे ही फेल करेगा सॉइल, जबकि एक्चुअल है नहीं, हो सकता है कि सॉइल ऐसा फेल करने वाला हो, तो ये जो रिजल्ट आपको मिलेगा टाउ, ये एक्चुअली क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस कि ये आपको बहुत ज़्यादा ही आप वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि यहाँ जब सॉइल फेल करेगा तो वो जल्दी फेल करेगा, यहाँ टाउ जो होगा वो लेस होगा, यहाँ जो जब सॉइल फेल करेगा तो टाउ मोर होगा, तो जिसको आप शेयर स्ट्रेंथ मान रहे हैं एक्चुअली में वो शेयर स्ट्रेंथ है नहीं, उससे बहुत कम में ही सॉइल फेल कर जाएगा और इंक्लाइंड में फेल कर जाएगा। ये ड्रॉबैक हुआ इस टेस्ट का। एरिया ऑफ द स्लाइडिंग सरफेस चेंजेस एज द टेस्ट प्रोग्रेस, आप क्या कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए लोड बाई एरिया ले रहे हैं, जो शेयर फोर्स डिवाइडेड बाई जो एरिया है। अब बॉक्स ये है स्प्लिट बॉक्स पहला, दूसरा स्प्लिट बॉक्स है, आप यहाँ पे शेयर फोर्स लगाए तो आप तो लिए ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100/100, लेकिन जैसे जैसे ये आगे मूव किया ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ बना देते हैं, ये कुछ ऐसा हुआ, तो अब तो आपका कॉन्टेक्ट सरफेस सिर्फ इतना ही बचा ना, अब ये 100/100 तो बचा नहीं, थोड़ा 20% तो कम से कम यहाँ लॉस हुआ होगा ना, तो यहाँ रिमेनिंग 80% के जैसा कुछ बचा, इसको तो आप टेक केयर किए नहीं, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस अलोंग द फेलियर सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे आपका एक मेटल का प्लेट लगा हुआ है दोनों तरफ, यहाँ पे मेटल का प्लेट लगा हुआ है दोनों तरफ, तो साइड में आपको क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखेगा, क्यों, क्योंकि कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है ना चारों तरफ से, आपका क्या है कि एक मेटल का प्लेट है तो सॉइल उसके कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ उसको फील हो रहा है। बीच वाले में सॉइल थोड़ा वीक फील हो रहा है, जबकि एक्चुअली में पूरा ही सॉइल वीक है, लेकिन आप इसका अगर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ऐसे, क्योंकि पूरा सॉइल जो है वो कितना 100 mm का तो सैंपल है, तो 100 mm में कोई बहुत ज़्यादा तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि एज में ज़्यादा स्ट्रेंथ है दोनों में और सेंटर पे कम है, जबकि एज पे कोई ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ आपको वो जो प्लेट्स लगे हुए हैं उसके कांटेक्ट की वजह से हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस आता है, जो कि आपका गलत है, इसलिए ये आपका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। बस इतनी ही सी बातें हैं आपकी पूरी डायरेक्ट शेयर टेस्ट में, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं था, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि ये सारे डायग्राम्स, ये सारे चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए, अल्टीमेटली आप क्या निकालने वाले हैं आपको ये समझ में आना चाहिए। कैसे टेस्ट करते हैं, ये तो लैब का मेथड होता है, वही प्रोसीजर आपको हम नोट्स में प्रोवाइड करेंगे जो हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लेता है कि प्रोसीजर बताइए तो वहाँ भी बताना पड़ेगा। तो ये सारे ही आपके डायरेक्ट शेयर टेस्ट हैं, बहुत ईजी टेस्ट था, बहुत कोई इसमें हम बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन भी नहीं किए हैं, जितनी काम की चीज़ें थी वो सारी आपको बता दी है।
अब आज हम लोगों का ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट कंप्लीट हो गया। आज वाले लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो कल आएगा उसमें हम लोग अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये भी अपने आप में एक लेक्चर ले ही लेगा, लगभग 40 मिनट के आसपास का इसमें भी एक लेक्चर लग जाएगा। तो अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट नेक्स्ट आएगा, और फिर लास्ट में हम लोग वेन शेयर टेस्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये वाला यूनिट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप हम आपको आज जो ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट समझाए आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।